हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैं जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक के बारे में। न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। सो न्यूक्लियस कैसे बनता है, इवन जो न्यूक्लियस की स्टडी जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले रदरफोर्ड का जो मॉडल होता है वो पढ़ते हैं। उसके बाद में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसके हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट उसका हम यहाँ पे जो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम यहाँ पे उसके जो मॉडल्स होते हैं वो पढ़ते हैं। फिर किस टाइप से उसका मैग्नेटिक मोमेंट राबीज मेथड से फाइंड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखी हैं। तो आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आई टैब पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। क्या होता है ये बाइंडिंग एनर्जी? बेसिकली इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी आपके पास में कोई न्यूक्लियस जो होता है, हम ऐसा कह सकते हैं आप तो न्यूक्लियस जब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, किसी नए न्यूक्लियस का बनना होता है, या न्यूक्लियस जब टूटता है अपने कंपोनेंट्स में, अपने घटक में, तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को अपन बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन भी कह सकते हो, उसके कंपोनेंट्स से बनते टाइम जब वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हो। या फिर ऐसा भी कह सकते हो जब वो न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है इनटू दी इट्स कंपोनेंट अपार्ट, तो उस टाइम पर भी जो उससे एनर्जी रिलीज होती है उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। देखो जब वो बनता है तब तो उसको ना उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, कोई ना कोई एनर्जी जब आप उसको दोगे तब वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है उसको अपन यहाँ पे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो इट दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स। सो बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है किस टाइप का होता है। ये आपके पास में एक ऐसा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में जेड उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ए उसका मान लो यहाँ पे मास नंबर जिसको हम कहते हैं। ये एक हम स्टेबल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। दिस इज अ स्टेबल न्यूक्लियस। ओके, अब स्टेबल न्यूक्लियस की जब हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम स्टेबल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे इसका मास जो है हमने, सो द मास ऑफ न्यूक्लियस वी कंसीडर कैपिटल एम, और ये मास हम यहां पे ले रहे हैं एएमयू में। तो जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कितनी होगी? तो बेसिकली एक एएमयू जो होता है, एक एएमयू मास अगर किसी का है तो उसमें आपको कितने बाइंडिंग एनर्जी, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाइंडिंग एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सो बेसिकली 1 AMU जो होता है ये मास की यूनिट होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, एंड इसके साथ में हम यहाँ पे 3 इंटू ये बेसिकली देखो MC स्क्वायर होता है ना, MC स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर होता है, तो ये होता है E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। तो हमें बेसिकली एनर्जी की बात करनी है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मास ऑफ एक एएमयू की बात कर रहे हैं ना, तो मास इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा C, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये मास ऑफ प्रोटॉन, देखो न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास हम नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे, इसमें ओनली प्रोटॉन का मास लिया जाता है। ये प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये स्पीड ऑफ लाइट है। बेसिकली इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। बहुत ज़्यादा इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, अब Z जो है वो यहाँ पे हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड A जो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हो जाता है A-Z, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये सारा एक न्यूक्लियस के बारे में बात हो जाता है। बेसिकली हमें मास ऑफ ऑल कॉन्स्टिक्वेंट्स अगर इसका चाहिए, यानी कि सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है वो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि द मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है ना उसका मास उसके सारे कंपोनेंट्स से हमेशा छोटा या उसके बराबर होता है, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, उससे कम, जिसको हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। ठीक है, मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आप यहाँ पे कह सकते हो। सो ऑल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो बेसिकली क्या आ जाता है, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस Z, बेसिकली नंबर ऑफ, ऐसा ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक कितने प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का कितना मास है, और इसी टाइप से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एक न्यूट्रॉन का यहाँ पे मास जो होता है उसको हम Mn कंसिडर कर लेते हैं। बेसिकली हम इसको M डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब M डैश जो होता है ना वो M से छोटा होता है। M बेसिकली ये M डैश है, M हमने मास ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर किया है, तो M जो होता है ना न्यूक्लियस का जो मास होता है वो ऑलवेज कम होता है M डैश से। उनके कंपोनेंट्स का जो टोटल सम होता है मास का
उससे हमेशा ये कम होता है। तो इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस इट इज ऑलवेज द लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कंपोनेंट। ओके, अब डिफरेंस जो होता है, मास का डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, ये इसके कंपोनेंट से छोटा होता है। मास का डिफरेंस जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली डेल्टा एम जो होता है एम डैश माइनस एम होता है, ठीक है। एंड बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी जो होता है क्या होता है, एनर्जी हमेशा आप जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी या एनर्जी जो होता है वो एम सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर यहाँ पे लेते हैं, जो कि उसका रिड्यूस्ड मास कह सकते हैं, डिफरेंस जो होता है मास का। द डिफरेंस ऑफ मास कंट्रीब्यूट टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। जो मास का यहाँ पे डिफरेंस होता है वो बाइंडिंग एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इज कॉल्ड बाइंडिंग फ्रैक्शन। अब देखो पर न्यूक्लियंस का मीनिंग होता है कि न्यूक्लियंस, बेसिकली न्यूक्लियंस का कहने का मतलब है यहाँ पे कि देखो न्यूक्लियंस का मीनिंग हो जाता है यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहा है और वो न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनकी पर्सनल जो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है उसको अपन बाइंडिंग फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है दैट इज नोन एज बाइंडिंग फ्रैक्शन। इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये जो बाइंडिंग फ्रैक्शन जो होता है ना, बाइंडिंग फ्रैक्शन, ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली बाइंडिंग फ्रैक्शन जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर होता है ना, वो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। द प्लॉट बिटवीन, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, प्लॉट बिटवीन इसके थ्रू हम यहाँ पे जो हमारे पास में जितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास में मास नंबर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियस होते हैं उन न्यूक्लियस की स्टडी करना हमारे पास में जो बाइंडिंग फ्रैक्शन होता है ना, उससे हम इसको बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। सो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, है ना, ए बेसिकली मास नंबर है, ये बाइंडिंग फ्रैक्शन होता है। इस तरफ हम बाइंडिंग फ्रैक्शन को लेते हैं और इस तरफ हम यहाँ पे मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर जो स्टार्ट होता है बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, 0 से यहाँ आते हैं, ये लगभग 20 हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ये ए जो होता है ना, यहाँ पर मैक्सिमम होता है वो होता है एफ ई का 56, एफ ई का 56 होता है। और बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको मास इसका बाइंडिंग फ्रैक्शन देखने को मिलता है, बहुत स्टेबल न्यूक्लियस ये होता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं ये 180 के अराउंड यहाँ तक चलता है। तो जो एवरेज 180 तक जो चलता है ना, वो मैक्सिमम जो आपको मिलता है वो 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब मिलता है। सो बेसिकली हम यहाँ से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं ना, ये ऐसा होता है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 180 के करीब जो मिलता है ना, वो ऐसा होता है। यहाँ से ये आप ऐसे डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये बाइंडिंग फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कंसिडर कर रहे हैं। अब ये जो आप ग्राफ में देख रहे हैं कि पहले ये बढ़ता है, मैक्सिमम होने के बाद में डिक्रीज होता है, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर कुछ डिफरेंस आता है। तो अराउंड 20 के आसपास जो है इसमें ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे मान लो ये 90, ऐसा कंसिडर कर लो, मान लो ये 18 है तो 19 वाले का ज्यादा होगा, फिर 20 वाले का कम हो जाएगा, 21 वाले का ज्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि अपने प्रीवियस से वो डिफर करता है, एक बार बढ़ता है एक बार घटता है, एक बार बढ़ता है एक बार घटता है। तो ये अराउंड 20 से 30 के बीच में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो अब ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हैज एवरेज वैल्यू 8.4। तो 180 तक मैंने आपको एवरेज कंसिडर करके बता दिया कि ये इतना एवरेज वैल्यू इसका रहता है, 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स। जो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली दिस इज बाइंडिंग फ्रैक्शन, नॉट अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी जिसको हम बाइंडिंग फ्रैक्शन कहते हैं, तो ये उसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, जो है सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इज अ लेस देन 20, जिसका 20 के लेस देन होता है उनका बाइंडिंग फ्रैक्शन 8.4 से कम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 है। सो बेसिकली 20 जो है उसका आप कह सकते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा, अगर मैं इसमें ग्राफ में थोड़ा डिफरेंस अगर मैं काम करता है, यहाँ से बेसिकली ये जो है ना इसको ड्रॉ करता है, एक सेकेंड, तो एक काम करता है ना, हम यहाँ से 20 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये 20 हो जाएगा यहाँ पे, ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे बना लेता हूँ ना, एक सेकेंड, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से डिफर करेगा और यहाँ पे ये वो उस टाइप का फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली 20 के अराउंड आप देख सकते हैं, ये 20 है, यहाँ पर ये 20 रहेगा, ठीक है। ये 20 के अराउंड आपको यहाँ पे
उससे कम, 20 के नीचे वाली जितनी भी है ना उसका 8.4 से लेस देन रहेगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जिनका मास नंबर 20 से कम है उसके लिए बाइंडिंग फ्रैक्शन जो होगा वो 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। सो अब देखो यहाँ पे इन दिस रीजन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियाई लाइज 1 से लेके 20 जिनका होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं 10, बेसिकली 1 से लेके 10 जिनका एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। उनका वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनाते हैं और ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होता, पर उनमें रेडियो एक्टिव का जो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है वो इसमें होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दिस रीजन द न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होता है वो लेस देन होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे इन द रीजन 20 to 180 के बीच में जो होता है मोर स्टेबल यहाँ पे वैल्यू होती है, इनका एवरेज वैल्यू से थोड़ा ज्यादा होता है, जो कि हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का इनका एवरेज से ज्यादा होता है। ये एवरेज बता रहे हैं हम 8.4, इनका एवरेज से ज्यादा होता है। इसी में मोर स्टेबल जो A56 जिसका होता है Fe का, वो सबसे ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं इन द रीजन A इज ग्रेटर देन, जब A इज ग्रेटर देन हो जाता है तो विच आर ऑल्सो यहाँ पे वो आगे 180 से जिनका ज्यादा होता है ना वो अगेन रेडियो एक्टिव हो जाता है, और जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो अनस्टेबल टाइप के होते हैं, तो उनका बाइंडिंग फ्रैक्शन कम होता है। And these are the nuclei of the very these are the nuclei of the every element like uranium, polonium, या भी इस टाइप के जितने भी रेडियो एक्टिव्स होते हैं जिनका 180 से ज्यादा होता है, तो बेसिकली उनके लिए बाइंडिंग फ्रैक्शन कम होता है, क्योंकि आगे जाते ही आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वो डिक्रीज होने की कंडीशन में है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इवन न्यूक्लिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ओके, इवन न्यूक्लिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन देयर एडजेसेंट न्यूक्लियाई। सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हम यहाँ पे लाइक न्यूक्लियाई की बात करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन आपको देखने को मिलता है ना, ये इस टाइप का, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें क्या होता है कि अपने एक प्रीवियस ये इवन न्यूक्लियाई, यहाँ पे ये जो इवन न्यूक्लियाई आप देख रहे हैं, ये जो इतने भी है ना जिनका पीक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इवन न्यूक्लियाई जो होता है उनका बाइंडिंग फ्रैक्शन ऑड वाले से ज्यादा होता है। तो ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज इवन न्यूक्लियाई, ये इवन न्यूक्लियाई होता है। और इनका जो होता है जैसे इवन न्यूक्लियाई का बेसिकली मीनिंग ये है कि जिसके अंदर प्रोटॉन भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो भी इवन हो, तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है अप्रोक्सीमेट जिनका 120 के अराउंड जिनका रहता है ना, तो उनमें इस टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन भी इवन है, न्यूट्रॉन भी इवन है, तो उनका यहाँ पे आपको पीक देखने को मिलता है, और वो इस केस के अंदर आपको मिलता है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो ग्राफ है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि किस टाइप से आपके पास में यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी होती है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।